दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आकर्ष का चक्रमूल आसमानी रंग का कैसे है। शुभम के साथ उस दिन की वार्तालाप के बाद अगले कई दिन तक आकर्ष अपने महल में ही बैठा रहा और साधना करता रहा। 10वें दिन वह अपने महल से बाहर निकला और उस स्थान के लिए रवाना हो गया जहां पर उसने कुछ दिन पहले न्याय समूह में शामिल होने के बारे में पूछा था। हमेशा की भांति आज भी वहां पर शिष्यों की काफी बड़ी भीड़ खड़ी थी। यह सभी वहां पर कार्य लेने और देने आए थे। जब उनकी नजर आकर्ष पर पड़ी तो सभी सामने से हटकर उसे आगे आने का रास्ता देने लगे। एल्डर, मुझे न्याय समूह में शामिल होना है। आकर्ष ने काउंटर पर बैठे एल्डर से कहा। आकर्ष। एल्डर ने पहले आकर्ष की तरफ देखा और जब उसे पहचान लिया तो उसके चेहरे के भाव हल्के से गंभीर हो गए। न्याय समूह की तरफ से एक सूचना जारी की गई है जिसके अनुसार न्याय समूह में कोई भी प्रमुख शिष्य शामिल हो सकता है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। एल्डर ने आकर्ष से कहा। यह सुनकर न सिर्फ आकर्ष बल्कि आसपास खड़े सभी शिष्य चौंक पड़े। यह किस प्रकार की सूचना जारी की गई थी? आज से पहले तो कभी भी न्याय समूह की तरफ से ऐसा कदम नहीं उठाया गया था। फिर आकर्ष के समय ही न्याय समूह ने सामने से इसकी घोषणा क्यों की? एल्डर, क्या मैं जान सकता हूं कि यह सूचना किसकी तरफ से जारी की गई है? न्याय समूह का ऐसा कौन सा एल्डर है जिसने यह सूचना आपको दी? शिष्यों की तुलना में आकर्ष काफी जल्दी शांत हो गया और उसने उसी शांत लहजे में उस एल्डर से सवाल किया। एल्डर ने जब आकर्ष का सवाल सुना, एक पल के लिए उसकी आंखों में गुस्से का भाव जरूर झलका, लेकिन उसने बोलकर आकर्ष से कुछ भी नहीं कहा। अगर कोई और उससे इस तरह से सवाल करता तो वह निश्चित रूप से उस पर प्रहार कर चुका होता। लेकिन आकर्ष की बात अलग थी। वह कोई सामान्य शिष्य नहीं था कि बिना सोचे समझे एल्डर उसके खिलाफ कदम उठा लेते। अभी कुछ ही दिन पहले उसने आकांक्षा को सभी के सामने थप्पड़ मारा था, जो सभी प्रमुख शिष्यों में 9वीं सबसे शक्तिशाली योद्धा थी। यहाँ तक कि गुरुकुल के अधिकांश तृतीय श्रेणी के एल्डर भी आकर्ष के सामने कुछ नहीं थे। ऐसे योद्धा पर हाथ उठाकर वह एल्डर गुरुकुल के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। यह सूचना मेरी तरफ से दी गई थी। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? एल्डर जब परेशान था कि आकर्ष को क्या जवाब दे, ठीक उसी समय पर एक स्वर उस पूरे क्षेत्र में गूंजने लगा। सभी की नजर एकदम से आवाज के स्रोत की तरफ गई। सामने की तरफ से 2 व्यक्ति आ रहे थे। इनमें जो आगे चल रहा था उसी ने आवाज लगाई थी। आकर्ष ने आज से पहले इस व्यक्ति को कभी भी नहीं देखा था, इसलिए उसे पता नहीं था कि वो एल्डर उसके लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहा है। जब उसने आसपास के शिष्यों की बातें सुनी तब जाकर उसे उस एल्डर की पहचान के बारे में पता चला। इस एल्डर का नाम मुकेश था। यह न्याय समूह के ही एक उप प्रमुख का बेटा था। इसके अलावा यह खुद भी न्याय समूह का एक एल्डर था। लेकिन उसकी यह पहचान आकर्ष को कहीं से भी दुश्मनी वाली नहीं लग रही थी। जब वो सोच ही रहा था कि आखिर वो एल्डर उसे बाहर क्यों रखना चाहता है, तभी उसने आसपास के शिष्यों से वहां पर आए उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जाना। अब जाकर उसे पूरा मामला समझ में आया। बात कुछ ऐसी थी कि वहां पर आया हुआ जो दूसरा व्यक्ति था वह असल में एल्डर अजिताभ का शिष्य था। अभी कुछ ही समय पहले वो साधना से बाहर आया था और बाहर आते ही उसने सबसे पहले यह खबर सुनी कि उसके वरिष्ठ भाई गिरीश को आकर्ष की वजह से मरना पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके मास्टर अजिताभ को भी आकर्ष ने काफी ज्यादा परेशान कर रखा है।
गुरुकुल का सदस्य होने के कारण वो आकर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कोई दूसरा तरीका खोजना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसे पता चला कि आकर्ष न्याय समूह में शामिल होना चाहता है। न्याय समूह में पहले से ही उसका दोस्त था, जो कोई और नहीं बल्कि मुकेश था। फिर क्या था? उसने मुकेश से इस बारे में मदद मांगी और मुकेश ने सूचना भिजवाकर आकर्ष को प्रवेश करने से रोक दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम किस कारण से मुझे न्याय समूह में प्रवेश करने से रोक रहे हो? आकर्ष ने सीधा मुकेश से सवाल किया। इस तरह से आकर्ष के द्वारा सवाल पूछा जाना मुकेश के लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। एक बार के लिए तो वह आकर्ष पर प्रहार करने का सोचने लगा, लेकिन फिर उसकी नजर आसपास खड़े बाकी सभी शिष्यों पर पड़ी। उनकी वजह से मुकेश ने अपने आप को रोक लिया। तुम्हें कारण जानना है ना? फिर सुनो। तुम एक सामान्य शिष्य हो। तुम्हारे पास सिर्फ पीले रंग का चक्र मूल है। न्याय समूह में आज तक इतनी निम्न प्रतिभा वाला योद्धा शामिल नहीं हुआ है। अगर हमने तुम्हें अपने न्याय समूह में शामिल कर लिया तो गुरुकुल में लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे? उन सभी को तो यही लगेगा कि हम किसी को भी न्याय समूह में जगह दे देते हैं। यह न्याय समूह के लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। बस इसी कारण से मैंने तुम्हें रोक लिया। मुकेश ने तेज आवाज में आकर्ष से कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसने इतना तर्कपूर्ण उत्तर दिया था कि एक बार के लिए तो वहां पर खड़े सारे शिष्य मुकेश के पक्ष में आ गए। सभी को यही लग रहा था कि मुकेश ने बिल्कुल सही किया है। लेकिन आकर्ष मुकेश के इस जवाब से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। पीले रंग का चक्र मूल, यह बस मुकेश का एक बहाना था। आकर्ष को तो यह भी समझ में आ चुका था कि मुकेश ने यह सब अपने न्याय समूह के लिए नहीं बल्कि ऐसे ही अपने दोस्त के कहने पर उसे निशाना बनाया है। अगर वाकई यह फैसला न्याय समूह का होता तो फिर मुकेश यह कभी भी नहीं कहता कि आकर्ष के पास पीले रंग का चक्र मूल है, क्योंकि पूरा न्याय समूह जानता था कि उसके पास पीले रंग का नहीं बल्कि आसमानी रंग का चक्र मूल है। एल्डर, क्या आपके पास चक्र मूलमणि है? आकर्ष ने काउंटर के पास खड़े एल्डर की तरफ देखा और गंभीर स्वर में पूछा। आकर्ष का ऐसा अचानक से सवाल सुनकर एक बार के लिए तो एल्डर भी सकपका गया। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें लगता है चक्र मूलमणि से तुम बाकी सभी के सामने यह साबित कर सकते हो कि तुम्हारे पास पीले रंग से ऊपर के रंग का कोई चक्र मूल है? सपने देखना बंद करो। चक्र मूल सभी का स्थिर रहता है, वह समय के साथ बदलता नहीं है। सभी के सामने स्वीकार कर भी लो कि तुम्हारे पास पीले रंग का चक्र मूल है। यह दिखावा क्यों कर रहे हो? मुकेश ने आकर्ष पर हंसते हुए कहा। वह हंस इसलिए रहा था क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं था कि आकर्ष के पास आसमानी रंग का चक्र मूल है। एल्डर, आपके पास चक्र मूलमणि है या नहीं? आकर्ष ने मुकेश की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और फिर से गंभीर स्वर में उस एल्डर से सवाल किया। एल्डर ने ज्यादा देरी न करते हुए अपने जादुई अंगूठी में से एक मणि निकालकर आकर्ष के आगे रख दिया। एल्डर होने के नाते सभी के पास चक्र मूलमणि का होना जरूरी था, क्योंकि किसी भी समय कोई भी शिष्य इसकी मांग कर सकता था। चक्र मूलमणि मिलते ही आकर्ष ने उसे अपने हाथ में पकड़ा और धीरे धीरे मुकेश की तरफ बढ़ने लगा। आकर्ष को इस तरह से अपनी तरफ आते देख मुकेश थोड़ा सा घबरा गया और अपने आप पीछे जाने लगा। असल में मुकेश एक एल्डर जरूर था, लेकिन ताकत के मामले में वह आकांक्षा की बराबरी पर भी नहीं था। उसके पिता न्याय समूह के एक उप प्रमुख थे। बस इस कारण से उसने एल्डर बनने का फैसला किया था और अपने पिता की पहचान का फायदा उठाते हुए सभी पर धौंस जमाता रहता था।
तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो आकर्ष? मुकेश ने घबराते हुए आकर्ष से पूछा। तुम्हारे हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं? तुमने अभी कहा ना कि मेरे पास पीले रंग का चक्रमूल है और उस वजह से मैं न्याय समूह में शामिल नहीं हो सकता। तो अब ध्यान से देखो, आकर्ष ने कर्कश स्वर में मुकेश से कहा और फिर अपना हाथ आगे कर दिया। सभी की नजर चक्रमूलमणि पर जाकर केंद्रित हो गई जो उसके हाथ में था। सिर्फ 10 सेकंड तक इंतजार करने की जरूरत थी, उसके बाद सभी को पता चलने वाला था कि आकर्ष के पास कौन से रंग का चक्रमूल है। जब 10 सेकंड का समय पूरा हुआ तो उसके हाथ में मौजूद चक्रमूलमणि आसमानी रंग में चमकने लगा। अब यह देखकर तो सभी के मुंह खुले और आंखें फटी की फटी रह गई। कैसे? यह कैसे हो सकता है? पक्का तुमने चक्रमूलमणि के साथ कुछ किया है। तुम्हारे जैसे एक सामान्य योद्धा के पास आसमानी रंग का चक्रमूल कैसे हो सकता है? मुकेश के साथ खड़े अजिताभ के शिष्य ने बौखलाए स्वर में आकर्ष से कहा। सामान्य योद्धा? अगर तुम्हारी नजर में मैं एक सामान्य योद्धा हूं तो आकर जीवन और मृत्यु के अखाड़े में मुकाबला कर लो। अभी पता चल जाएगा कि सामान्य कौन है और विशेष कौन। आकर्ष ने अजिताभ के शिष्य की तरफ देखा और गुस्से से भरे स्वर में कहा। उसका यह कथन सुनकर अजिताभ का शिष्य घबरा गया। मुकेश के पास तो पहचान थी, लेकिन अजिताभ के शिष्य के पास तो वह भी नहीं थी। ऐसे में आकर्ष से उलझना उसके लिए एक खतरनाक कदम हो सकता था। आकर्ष यहाँ तक कई लोगों के मृत शरीर को कुचलते हुए पहुंचा था, जिसमें से एक शरीर उसके वरिष्ठ भाई गिरीश का भी था। वह इतना मूर्ख तो नहीं था कि अपने वरिष्ठ भाई गिरीश के जैसे आकर्ष से सीधा उलझता। मदद के लिए अब वह मुकेश की तरफ देखने लगा, लेकिन मुकेश के चेहरे का रंग तो पहले से ही पीला पड़ा हुआ था। उसने न्याय समूह के नाम पर यह कह तो दिया था कि आकर्ष के पास पीले रंग का चक्रमूल जिस कारण उसे न्याय समूह में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सच्चाई क्या थी वह उसे भी पता था। न्याय समूह की तरफ से तो ऐसी कोई सूचना या आदेश जारी ही नहीं किया गया था। ऐसे में अगर इस बात का सभी को पता चलता है कि मुकेश ने खुद अपनी तरफ से ही झूठी सूचना देकर आकर्ष को प्रवेश करने से रोका है, तो न्याय समूह की नज़र में मुकेश खुद एक अपराधी साबित हो सकता था और उस समय पर उसके पिता भी उसे नहीं बचा सकते थे। इस बारे में सोचकर ही मुकेश घबराने लगा। गलती तो उससे हो गई थी। अब अगर वह वहां पर रुककर फिर से आकर्ष को रोकने की कोशिश करता तो वह खुद ही फंसने वाला था। इसलिए उसने अपने दोस्त को वहीं पर छोड़कर खुद को बचाने का फैसला किया। वह वहां से जाने लगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद क्या वह इतनी आसानी से वहां से निकल सकता था? अभी मुश्किल से उसने 4 से 5 ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि अचानक से आकर्ष ने आगे जाकर उसका रास्ता रोक लिया। आप कहाँ चले महाशय? अभी थोड़ी देर पहले तो आप अपने न्याय समूह के नाम पर कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। अब क्या हो गया? और बाकी सब चीज तो बाद में देखेंगे, पहले मुझे वह सूचना पत्र दिखाओ जिसके आधार पर तुमने मुझे प्रवेश करने से रोका था। मुझे भी जानना है कि आखिर न्याय समूह की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्हें ऐसी नीच हरकत करनी पड़ी। असल में तो कोई सूचना पत्र जारी ही नहीं किया गया था। जब कोई सूचना पत्र था ही नहीं तो मुकेश उसे दिखाता कैसे? आकर्ष, इस मामले को यहीं पर खत्म करते हैं। मेरे सामने से हट जाओ और मैं तुम्हें न्याय समूह में प्रवेश करने दूंगा। मुकेश ने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर आकर्ष से मामले को खत्म करने की बात कही। उसे पता था कि अगर वह सभी के सामने इस बात को कहेगा तो सभी उसी को निशाना बनाएंगे। साथ में वह सभी के सामने खुद से यह सबूत दे देगा कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। अब तुम इस मामले को खत्म करना चाहते हो?
आकर्ष ने सभी के सामने तेज आवाज में मुकेश से पूछा। मुकेश को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष उसकी कही बात को सभी के सामने इतनी जोर से कह देगा। वह गुस्से से बौखला उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, झूठे आरोप लगाना बंद करो आकर्ष। मैंने कब तुमसे बात की? आकर्ष को पता था कि मुकेश पलटने की कोशिश करेगा, तो वह पहले से ही तैयार था। उसने तुरंत प्रकृति को साक्षी मानते हुए सबके सामने घोषणा की कि मुकेश ने मामले को खत्म करने के लिए उसे गुप्त रूप से संदेश भेजा था। बैंग बैंग बैंग। उसकी बात खत्म होते ही आसमान में बिजलियां चमकने लगी। एक के बाद एक 9 बार गर्जना हुई, लेकिन उनमें से एक भी बिजली आकर्ष पर नहीं गिरी। यह सबसे बड़ा सबूत था कि मुकेश ने उससे बात की थी। आकर्ष। मुकेश अब और ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। गुस्से में वह भूल चुका था कि उसकी क्षमता कितनी है। स्विश। मुकेश को प्रहार करते देख आकर्ष ने भी अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और अवशोषण तकनीक के साथ अपनी ताकत बढ़ा ली। उसके बाद आगे बढ़कर अपनी तलवार के साथ एक जोर का प्रहार हवा में किया। इस प्रहार में मुकेश को कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसके सिर के ऊपर मौजूद बाल कट गए। मेरे हाथ से ज्यादा मेरी तलवार चलती है। अगर फिर से ऐसी मूर्खता की है तो अगली बार इन बालों की जगह तुम्हारा गला होगा। आकर्ष ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मुकेश को धमकी दे दी। उसे पता था कि अब मामला जितना आगे बढ़ चुका है, उसके बाद वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। जब पहले से ही दोनों दुश्मन बन चुके हैं, तो मामले को सुधारने की भी कोई जरूरत नहीं थी। मुकेश की हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब थी। अपनी मौत को उसने बिल्कुल करीब से देखा था। अगर वो तलवार हल्का सा भी नीचे होती तो उसके चेहरे पर एक बड़ा जख्म बना चुकी होती। जल्दी से सभी के सामने यह स्वीकार कर लो कि तुमने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए मुझे भीतर प्रवेश करने से रोका। नहीं तो मैं शिकायत करूंगा। और यह तुम्हें भी पता है कि एक बार शिकायत हुई तो तुम्हारे साथ क्या होगा। आकर्ष ने मुकेश से कहा। मुकेश पहले से ही डरा हुआ था। ऐसे में आकर्ष की धमकी सुनकर तो वह और ज्यादा घबरा गया। लेकिन वह स्वीकार कैसे कर सकता था कि उसने सब कुछ जानबूझकर किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने चक्र मूलमणि के साथ कुछ किया है, तो तुम अपना चक्र मूलमणि मुझे दे सकते हो। वैसे जिसके कहने पर तुम यहाँ पर आए थे, मुझे नहीं लगता कि तुमने अपने न्याय समूह में जाकर इस बात का पता किया होगा कि मेरे चक्र मूल का रंग क्या है ना? अगर पता करते तो यहाँ आकर मेरा रास्ता नहीं रोकते। मुकेश के चेहरे पर संकोच का भाव देख आकर्ष ने कहा। क्या मतलब? शुरुआत में तो मुकेश को आकर्ष के शब्द समझ में नहीं आए, पर जब आकर्ष ने अपनी बात खत्म की तो उसे भी थोड़ा संदेह होने लगा। बात बिल्कुल साफ है। न्याय समूह के अधिकांश लोगों को पता है कि मेरे चक्र मूल का रंग आसमानी है। अगर सूचना न्याय समूह की तरफ से होती तो वह मुझे कभी नहीं रोकते। अभी भी कुछ और कहना है? आकर्ष ने मुकेश के सवाल का जवाब दिया। यह सुनकर मुकेश गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसने मुड़कर अपने दोस्त की तरफ देखा। यह झूठ बोल रहा है। इससे पहले 2 बार इसके चक्र मूल का निरीक्षण किया गया था और दोनों ही बार पीले रंग का चक्र मूल दिखाई दिया था। मुकेश के उस दोस्त ने, जिसका नाम कुंदन था, उसने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की। लगता है तुम भी अपने मास्टर से मिले नहीं। अगर मिले होते तो वह खुद तुम्हें बता देता कि मेरे चक्र मूल का रंग क्या है। आकर्ष ने कहा। उसका यह कथन सुनकर कुंदन घबराने लगा। वाकई में वो अपने मास्टर से नहीं मिला था।
बस साधना से उठने के बाद सीधा आकर्ष पर आरोप लगाने यहाँ पर आ गया था। कुंदन, क्या यह सच कह रहा है? तुमने सच में इस मामले की जांच नहीं की थी? आकर्ष की बात सुनकर मुकेश ने कुंदन से पूछा। उसका सवाल सुनकर कुंदन बिल्कुल चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। आकर्ष, जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा चक्र मूल आसमानी रंग का है। अगर पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी न्याय समूह में प्रवेश करने से नहीं रोकता। तुम अब न्याय समूह में प्रवेश कर सकते हो। जो आदेश थोड़ी देर पहले दिया गया था उसे मैं खारिज करता हूं, मुकेश ने आकर्ष से कहा। उसके बाद उसने आकर्ष के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और वहां से चला गया। आकर्ष ने भी अब उसे और ज्यादा शर्मिंदा नहीं किया क्योंकि वह न्याय समूह का एक एल्डर था। पहले उसने प्रहार इसलिए किया था क्योंकि मुकेश ने उस पर प्रहार करने की शुरुआत की थी। लेकिन अब जब वह अपनी गलती मान चुका था तो अब उस पर प्रहार करके आकर्ष अपने आप को अपराधी साबित नहीं करवाना चाहता था। मुकेश के वहां से जाने के बाद चारों तरफ एक बार फिर सन्नाटा छा गया। स्लैप। सभी सोच ही रहे थे कि अब आकर्ष आगे क्या करेगा कि तभी उन्हें एक तमाचे की आवाज सुनाई पड़ी। आकर्ष ने अब कुंदन को अपना निशाना बना लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मुझ पर हाथ उठाया। कुंदन ने गुस्से से उबलते हुए कहा। अपनी किस्मत को धन्यवाद दो कि अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है, वरना तुमने जो किया है उसके लिए अगर तलवार भी उठा दूं तो वह भी कम है। तुम्हें और तुम्हारे मास्टर दोनों को यह मैं आखिरी मौका दे रहा हूं। आज के बाद अगर तुम लोगों ने फिर से मुझे निशाना बनाने की कोशिश की है तो मैं तुम में से हर एक को जीवन और मृत्यु के अखाड़े में चुनौती दूंगा और तब तक तुम्हें प्रताड़ित करूंगा जब तक कि तुम लोग अपना शरीर ना छोड़ दो। आकर्ष ने सीधा धमकी देते हुए कहा। इतना कहने के बाद उसने एक और थप्पड़ कुंदन के गालों पर जड़ दिया। कुंदन चुपचाप यह अपमान सहन कर रहा था। उसे पता था कि वह आकर्ष से मुकाबला नहीं कर सकता है तो फिलहाल के लिए सहन करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। 2-3 थप्पड़ मारने के बाद आकर्ष ने उसे जाने दिया। वैसे भी अभी उसका लक्ष्य न्याय समूह के कार्यालय में जाना था। अब वह सीधा उस एल्डर के पास आया जिसने पिछली बार उसे मना किया था। अब तो मैं न्याय समूह के कार्यालय में जा सकता हूं ना? आकर्ष ने उस एल्डर से कहा। बस 1 मिनट, एल्डर ने आकर्ष को जवाब दिया। इसके बाद वह जल्दी से एक दस्तावेज तैयार करने लगा। थोड़ी ही देर में जब दस्तावेज बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया तो उसने वह दस्तावेज आकर्ष को सौंपते हुए कहा। आज शाम तक न्याय समूह अपनी तरफ से घोषणा कर देगा। कल सुबह होते ही तुम यह दस्तावेज लेकर न्याय समूह के कार्यालय में जा सकते हो और उन्हें यह दस्तावेज दिखाकर वहां पर पहले से मौजूद शिष्य की जगह ले सकते हो। धन्यवाद। आकर्ष ने दस्तावेज लिया और उस एल्डर का आभार प्रकट करने के बाद वहां से चला गया। उसे यह दस्तावेज ही चाहिए था। अब जब उसे यह मिल चुका था तो वहां पर रुककर वह अपना समय बर्बाद क्यों करता? सभी के लिए यह बस एक छोटी लड़ाई थी तो बहुत जल्द लोग उसे भूल गए। लेकिन जिनका अपमान हुआ था और जिन्हें आकर्ष ने परेशान किया था वह इस बात को कैसे भूल सकते थे? मुकेश और कुंदन दोनों ही वहां से जाने के बाद बदले की आग में जलने लगे। दोनों कोई ना कोई तरीका खोजने लगे जिससे कि आकर्ष को निशाना बनाया जा सके और उसे खत्म किया जा सके। कुंदन ने तो अपने मास्टर से मिलने का फैसला भी किया, लेकिन मुख्य विभाग से होने के कारण वह सीधा उनसे मिल नहीं सकता था। उसने अपने मास्टर के पास संदेश भेजा, लेकिन उसके मास्टर अजिताभ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अजीब है।
आज से पहले तो मास्टर ने ऐसा कभी भी नहीं किया। वह साधना में भी हो तो भी कम से कम मेरे संदेश का जवाब तो देते हैं। फिर इस बार क्या हो गया? क्या वह गुरुकुल से बाहर है? कुंदन ने अपने आप से सवाल किया। अभी के लिए यह सब बस उसके अनुमान थे। वास्तविकता में उसके मास्टर कहाँ पर थे, उसे कुछ भी पता नहीं था। मुकेश के साथ भी कुछ ऐसा ही था। आकर्ष को खत्म करने के लिए योजना वह भी बना रहा था, लेकिन क्योंकि अब सभी को पता चल चुका था कि आकर्ष के पास आसमानी रंग का चक्र मूल है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से उसका कुछ कर नहीं सकता था। बार बार उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अगर पहले 2 बार आकर्ष के चक्र मूल का निरीक्षण किया गया था और दोनों बार ही पीले रंग का चक्र मूल दिखाई दिया था, तो इस बार आसमानी रंग का चक्र मूल कैसे दिखाई दे गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास कोई विशेष तकनीक है जो उसके चक्र मूल के रंग को भी लोगों से छुपा सकती है? आखिर में मुकेश इसी नतीजे पर पहुंचा। अब देखना यह था कि मुकेश की यह खोज आकर्ष के लिए कौन सी नई मुसीबत लेकर आती है। यज्ञ से सामना और धमकी। न्याय समूह मुख्य रूप से 3 भागों में बंटा हुआ था। सबसे पहले था सभा कक्ष। यहाँ पर सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज की जाती थी। उसके बाद था सजागृह। यहाँ पर जिनको दोषी पाया जाता था उनको सजा दी जाती थी। और सबसे आखिर में था कैद खाना। जिनका अपराध बड़ा होता था और जिनको सजा नहीं दी जा सकती थी, उनको कैद खाने में डाल दिया जाता था। अभी उदाहरण के तौर पर देवकन्या दिया, उसकी बेटी आव्या और उसकी बहन यज्ञा, तीनों को कैद खाने में डाला गया था क्योंकि उनकी विशेष पहचान के चलते उन्हें सजा नहीं दी जा सकती थी। इन सब के बारे में सोचते हुए आकर्ष अभी अपने महल में लौटा ही था कि उसकी कुछ ही देर बाद उससे मिलने शुभम आ गया। मैंने सुना कि तुमने फिर से किसी पर हाथ उठाया है। शुभम ने गंभीर स्वर में आकर्ष से पूछा। न्याय समूह के एक एल्डर पर प्रहार किया है, आकर्ष ने जवाब दिया। मैं तुमसे कहा था ना कि इस बार किसी भी मुसीबत में मत पड़ना। जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई है उसके पिता न्याय समूह के उप प्रमुख हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है वह कितने खतरनाक है। शुभम ने कहा। तो फिर आप बता दीजिए कि वह कितना खतरनाक है। आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ सालों पहले 3 शक्तिशाली गुरुकुलों में से एक कालक्षेत्र गुरुकुल के एक एल्डर ने मुकेश की मां पर जानलेवा प्रहार कर दिया था। यह उस समय की बात है जब मुकेश अपनी मां के गर्भ में था। जब मुकेश के पिता को इस बार में पता चला तो उन्होंने काल क्षेत्र गुरुकुल में जाकर उस एल्डर को खत्म कर दिया और वहां के कई शक्तिशाली एल्डरों से अकेले लड़ाई की। इस दौरान लड़ाई इतनी भयंकर हो चुकी थी कि मुकेश के पिता वहां पर मरते मरते बचे। वह तो आखिरी समय पर गुरुकुल प्रमुख वहां पर चले गए, वरना उस दिन शायद मुकेश के पिता मारे जाते। अब तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि वह कितने खतरनाक योद्धा है। मुकेश की मां पर जो प्रहार हुआ था उसके कारण उसकी मां की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। सौभाग्य से मुकेश को गर्भ चीरकर सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। उस समय मुकेश का शरीर पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं था। मुकेश के पिता तो मर जाते, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे की हालत देखी तो उन्हें जीने का एक नया स्रोत मिला। गुरुकुल में अपने विशेष स्थान के चलते उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कई प्रकार की जड़ी बूटियों से एक आवरण तैयार करवाया और उसके भीतर मुकेश के शरीर को रखवाया। मुकेश लगभग 1 महीने तक उस आवरण में रहा। तब कहीं जाकर मुकेश का शरीर इस योग्य हुआ कि सामान्य वातावरण में सांस ले पाया। उस दिन के बाद मुकेश के पिता मुकेश पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे। वह उसको इतना ज्यादा समर्थन करने लगे कि ज्यादा प्रतिभाशाली ना होते हुए भी मुकेश कुछ ही समय में शिष्यों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया।
उसे गुरुकुल में अपने पिता की भांति अच्छा स्थान मिल गया। अब अगर उन्हें पता चला कि उनके उस लाडले बेटे पर तुमने हाथ उठाया है तो शायद गुस्से में आकर वह तुम्हें भी निशाना बना दे। शुभम ने कहा। क्या वह गुरुकुल में ऐसा करेंगे? आकर्ष ने पूछा। गुरुकुल प्रमुख ने उनकी जान बचाई थी तो मुकेश के पिता गुरुकुल में तो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुमने गुरुकुल से बाहर कदम भी रखा तो वह तुम्हें मार डालेंगे। शुभम ने जवाब दिया। तब तो सारी परेशानी ही खत्म हो गई। मैं गुरुकुल से बाहर इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। और जब जाऊंगा तो इतनी तैयारी तो करके जाऊंगा कि मुकेश के पिता तो क्या गुरुकुल प्रमुख भी मुझे कुछ ना कर पाए। आकर्ष ने कहा। लेकिन फिर भी तुम्हें अब से ध्यान रखना होगा। कोशिश करना कि इस बार मुकेश को कुछ भी ना करो। शुभम ने समझाने की कोशिश की। चिंता ना करें। हमारे बीच की दुश्मनी इतनी गहरी नहीं है कि मैं उसको खत्म करूं। जब तक वह सामने से मुझे निशाना नहीं बनाएगा मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर उसके पिता या उसमें से कोई भी मेरे लिए परेशानी खड़ी करता है तो मैं उसे निशाना जरूर बनाऊंगा। आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर शुभम कुछ देर के लिए चुप हो गया। आकर्ष को वह समझा तो रहा था लेकिन यह बात उसे भी पता थी कि अगर आकर्ष की जगह वह होता तो वह भी इतनी आसानी से किसी को अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाने देता। वैसे सुनने में आया कि तुम्हारे पास आसमानी रंग का चक्रमूल है। क्या यह बात सच है? शुभम ने बात बदलते हुई आकर्ष से पूछा। हाँ बिल्कुल सच है। आकर्ष ने जवाब दिया। लेकिन जब पहली बार चक्रमूल का निरीक्षण किया गया था तब तो तुम्हारे पास पीले रंग का चक्रमूल था। तो फिर अब आसमानी रंग का चक्रमूल कैसे हो गया? शुभम ने पूछा। अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास एक तकनीक है जिससे मैं अपने चक्रमूल का वास्तविक रंग सभी की नजरों से छुपा सकता हूं तो क्या आप मेरे ऊपर विश्वास करेंगे? आकर्ष ने कहा। बिल्कुल करूंगा। शुभम ने कहा। तो फिर ऐसा ही समझ लीजिए कि मेरे पास ऐसी तकनीक है। आकर्ष ने कहा। तब तो इसकी संभावना भी बहुत कम है कि तुम्हारा चक्रमूल आसमानी रंग का है। हो सकता है तुम्हारा चक्रमूल नीले रंग का हो डॉट या फिर बैंगनी रंग का भी हो सकता है। शुभम ने पूछा। अब की बार आकर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी वह मुस्कुराहट देखकर शुभम के मन में कई सारे विचार आने लगे। वैसे आकर्ष ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था क्योंकि उसे पता था कि आगे भविष्य में उसके चक्रमूल का रंग बदलेगा। तो अच्छा था कि वह अभी से किसी को विश्वास दिला दे कि उसका चक्रमूल नीले रंग का या फिर बैंगनी रंग का है। एक दिन का समय बाकी योद्धाओं के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन आकर्ष के लिए यह पूरे 10 दिनों के बराबर था। जिस हिसाब से उसका ऊर्जा स्तर बढ़ रहा था, उसके साथ अगले स्तर में प्रवेश करने के लिए उसे कम से कम 2 सप्ताह का समय लगने वाला था। चौथी मंजिल पर यह समय 5 से 6 महीनों के बराबर था। जैसे ही दूसरे दिन की सुबह हुई, आकर्ष न्याय समूह के कार्यालय के लिए रवाना हो गया। कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही एक तृतीय श्रेणी का एल्डर शिष्यों का इंतजार कर रहा था। जब उसने आकर्ष को देखा तो उससे उसका नाम पूछा। मेरा नाम आकर्ष है। आकर्ष ने जवाब दिया। इससे पहले तो उस एल्डर ने आकर्ष को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही उसने आकर्ष का नाम सुना उसकी आंखों में सम्मान का भाव प्रकट हो गया। पूरे मुख्य विभाग में अब तक यह खबर फैल चुकी थी कि आकर्ष ने मुकेश तक को नहीं छोड़ा है, जो न्याय समूह के उप प्रमुख का बेटा था। अभी के समय आकर्ष का नाम गुरुकुल में इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था कि तृतीय श्रेणी का कोई भी एल्डर उसे हल्के में लेने की भूल नहीं करता था। क्या मैं दस्तावेज देख सकता हूं?
उस एल्डर ने आकर्ष से पूछा। इस पर आकर्ष ने वह दस्तावेज उस एल्डर को दे दिया जो उसे काउंटर पर बैठे एल्डर ने दिया था। मेरा नाम सुधीर है। अब से तुम मुझे मेरा नाम लेकर संबोधित कर सकते हो। उस एल्डर ने आकर्ष को अपना परिचय देते हुए कहा। लेकिन आकर्ष ने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया। जब वो एल्डर आकर्ष से इतने सम्मान के साथ बात कर रहा था तो आकर्ष सिर्फ उसका नाम लेकर उसको संबोधित कैसे कर सकता था। वह एल्डर सुधीर आकर्ष को लेकर कार्यालय में आ गया और उसे वहां की सामान्य जानकारी देने लगा, जिसमें वहां के तीनों हिस्सों के बारे में बताया गया। आकर्ष भी जानबूझकर अनजान बनने का दिखावा कर रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सजागृह और कैद खाने के चारों तरफ एल्डरों का कितना कड़ा पहरा होगा। थोड़ी देर में वह एल्डर सुधीर के साथ काफी घुल मिल गया। एल्डर सुधीर को भी आकर्ष का स्वभाव काफी पसंद आने लगा तो वह भी काफी खुलकर उसे न्याय समूह की जानकारी देने लगे। कुछ देर तक उनके साथ बातें करने के बाद आकर्ष को पता चल गया कि कैद खाने के ऊपर हर समय 3 द्वितीय श्रेणी के एल्डरों की नजर रहती है। प्रत्येक एल्डर के पास एक ऐसा टोकन था जिसके साथ वह सीधा न्याय समूह के प्रमुख से संपर्क कर सकता था। वैसे इतना कड़ा पहरा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि अंदर कोई और नहीं बल्कि देवकन्या दिया बैठी थी। अग्नि गुरुकुल इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता था। लेकिन इस समय उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस देवकन्या की वह इतनी कड़ी सुरक्षा कर रहे हैं उसका पति आकर्ष उनके न्याय समूह के कार्यालय में दाखिल हो चुका है। ठीक है आकर्ष, अब तुम अंदर जाकर यह दस्तावेज दिखा दो और उसके बाद यहाँ पर काम शुरू कर सकते हो। मैं चलता हूँ। मेरा काम आज पहरा देने का है, एल्डर सुधीर ने कहा और फिर आकर्ष से विदा लेकर वापस बाहर चले गए। उनके जाने के बाद आकर्ष कार्यालय के अंदर उस एल्डर को ढूंढने लगा जिसे उसे दस्तावेज दिखाना था। थोड़ी ही देर में उसे वह एल्डर मिल गया, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तो उसे थोड़ा झटका लगा। कारण यह था कि वहां पर कोई और भी था जो आकर्ष का पहले से ही इंतजार कर रहा था। यह था शुभम। आकर्ष को उम्मीद नहीं थी कि शुभम भी उसकी तरह यहां पर काम करने आ जाएगा। सबसे पहले उसने अपना दस्तावेज दिखाया और अपना नाम दर्ज करवाया। आकर्ष और शुभम को मिलाकर वहां पर 10 नए शिष्य थे। जो पहले के 10 शिष्य थे वह आज कार्यालय छोड़कर जा रहे थे। आकर्ष तो वहां पर मौजूद सारे शिष्यों में शुभम को छोड़कर और किसी को भी नहीं जानता था, लेकिन उसे हर कोई पहचानता था। इस कारण सभी उससे दूरी बनाकर खड़े थे। वहां के एल्डर ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने एक शिष्य से इस बारे में पूछ लिया। शिष्य ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वह एल्डर भी आकर्ष की तरफ देखने से अपने आप को रोक नहीं पाया। अब उसे समझ में आया था कि सभी शिष्य उससे दूरी बनाकर क्यों खड़े थे। सभी आकर्ष से डर रहे थे। शुभम भाई, आप यहाँ पर कैसे? आकर्ष ने अपने ऊपर पड़ रही सभी लोगों की नजरों को नजरअंदाज किया और शुभम से सवाल किया। बस 1 महीने की बात है तो सोचा यहाँ पर आकर तुम्हारा साथ दे दूं। सच कहूं तो मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ा तो तुम फिर से किसी से दुश्मनी ना कर लो। शुभम ने हल्का हंसते हुए जवाब दिया। उसके लिए आकर्ष अब उसके छोटे भाई के जैसा हो गया था। धन्यवाद। शुभम का जवाब सुनने के बाद आकर्ष उसका आभार प्रकट करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। दोनों अब अपनी जगह पर खड़े होकर एल्डर के आदेश का इंतजार करने लगे। आधे घंटे बाद जब सभी की नाम दर्ज की प्रक्रिया समाप्त हुई तब एल्डर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आज कोई काम नहीं होगा। आज तुम लोग यह समझोगे कि यहाँ पर काम क्या करना है। कल से तुम सभी का काम शुरू होगा। सारे नियम अच्छे से याद कर लेना।
अगर तुम लोगों की गलती की वजह से किसी निर्दोष को सजा मिली तो हमेशा हमेशा के लिए न्याय समूह पर एक लांछन लग जाएगा। अगर उच्च अधिकारियों को इस बारे में पता चला तो तुम लोगों की खैर नहीं। इतना कहकर एल्डर ने सभी को जाने का इशारा किया। आकर्ष, हमारे पास आज का ही समय है। आज हमें किसी भी हाल में यज्ञा से मिलना होगा। आज अगर मौका हाथ से गया तो फिर पूरे महीने हमें यहाँ पर आने का भी मौका नहीं मिलेगा। चलो मैं तुम्हें अपने परिवार के उस सदस्य से मिलवाता हूँ। शुभम ने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर आकर्ष को सूचित किया। इसके बाद दोनों दोस्त उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल पड़े जो उन्हें यज्ञा से मिलवाने में मदद कर सकता था। जब आकर्ष उस व्यक्ति से मिला तब जाकर उसे समझ में आया कि यह व्यक्ति असल में कोई सामान्य इंसान नहीं था। रिश्ते में यह शुभम के दादाजी के दादाजी के दादाजी का भाई था। उनका नाम था चित्रांगद। वैसे तो उनके परिवार में कई सारे शिष्य और सदस्य थे, लेकिन चित्रांगद के लिए अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण था तो वह था शुभम। वह उनके परिवार के सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं में से एक था। जिस मुकाम पर आज वह पहुंचा था, उस मुकाम पर पहुंचने में चित्रांगद को भी अपनी आधी जिंदगी लग गई थी। शुभम से उनके पूरे परिवार को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। दादाजी, यह मेरा दोस्त आकर्ष है। यह यज्ञा से मिलना चाहता है। मेरे कहने पर क्या आप इन दोनों को मिलवा सकते हैं? शुभम ने अपने दादाजी से निवेदन करते हुए कहा। शुभम का ऐसा निवेदन सुनकर एक बार के लिए तो चित्रांगद चौंक पड़े। वह ध्यान से आकर्ष को देखने लगे। आकर्ष इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था कि आकर्ष को पहचानने में उन्हें भी ज्यादा समय नहीं लगा। ठीक है, तुम अब जाओ, मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगा, चित्रांगद ने शुभम से कहा। उसके बाद वह आकर्ष को लेकर कैदखाने की तरफ चल पड़े। आकर्ष, मैं देख पा रहा हूं कि शुभम तुम्हारा काफी अच्छा दोस्त है और तुम पर काफी ज्यादा विश्वास भी करता है। लेकिन रास्ते में चलते हुए चित्रांगद ने आकर्ष से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन संकोच के कारण वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। आप जो भी कहना चाहते हैं बिना किसी संकोच के कहिए, आकर्ष ने चित्रांगद से कहा। आकर्ष, शुभम और तुम्हारे बीच की दोस्ती काफी गहरी है, लेकिन तुम शुभम से बहुत अलग हो। गुरुकुल में आए हुए तुम्हें ज्यादा समय नहीं हुआ है। इतने कम समय में तुम यहाँ पर पहुँच चुके हो तो साफ पता चलता है कि तुम्हारी प्रतिभा और क्षमता काफी विलक्षण है। लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि तुम बहुत जल्दी दुश्मन बना लेते हो। तुम्हें लेकर तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे साथ होने के कारण तुम्हारे दुश्मन शुभम को निशाना बनाना ना शुरू कर दे। हमारा परिवार अग्नि गुरुकुल जैसी बड़ी ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। अजताभ जैसे दुश्मनों का तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, उनको मैं अकेले संभाल सकता हूँ। लेकिन तुमने आकांक्षा और मुकेश से भी दुश्मनी कर ली है और उनके पीछे खड़े लोग बहुत ताकतवर हैं। इसलिए मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि तुम शुभम से जितना हो सके दूरी बनाने की कोशिश करो, चित्रांगद ने आकर्ष से कहा। मैं समझ गया, आप चिंता ना करें। अब से आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा, आकर्ष ने चित्रांगद से कहा। इसके बाद दोनों के बीच आगे और कोई बात नहीं हुई। थोड़ी देर में दोनों चलते हुए कैद खाने के आंतरिक भाग में आ गए। वहां पर एक एल्डर खड़ा हुआ था। उसने जब चित्रांगद को देखा तो तुरंत सिर झुकाकर प्रणाम किया। मुझे हंसराज के पास ले चलो, चित्रांगद ने उस एल्डर से कहा। उस एल्डर के नेतृत्व में दोनों कुछ ही देर में एल्डर हंसराज के पास आ गए।
एल्डर हंसराज उन 3 द्वितीय श्रेणी के एल्डरों में से एक थे जो कैदखाने पर हर समय नजर रखते थे। यहाँ आने के बाद आकर्ष को पता चला कि चित्रांगद की तीनों ही द्वितीय श्रेणी के एल्डरों के साथ काफी अच्छी दोस्ती है। चित्रांगद ने अपने आने का कारण बताया और आकर्ष की तरफ इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही आकर्ष एल्डर हंसराज के साथ वहां से रवाना हो गया। आकर्ष को यज्ञा से मिलने की अनुमति तो मिल चुकी थी, लेकिन दोनों को मिलने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय दिया गया था। इधर आकर्ष और एल्डर हंसराज के वहां से जाने के बाद बाकी के दोनों द्वितीय श्रेणी के एल्डर चित्रांगद से आकर्ष के बारे में बात करने लगे। वैसे तो वह आकर्ष की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन साथ में चित्रांगद को सचेत भी कर रहे थे कि आकर्ष से जितनी हो सके दूरी बनाकर रहे, क्योंकि उसके दुश्मन बहुत शक्तिशाली हैं। दूसरी तरफ आकर्ष और एल्डर हंसराज कैदखाने में काफी नीचे आ गए थे। अभी वह जहां पर जा रहे थे वह एक भूमिगत कैदखाना था। तुम्हारे बारे में मैंने काफी सुना है कि तुम एक नाग योद्धा हो। तुम्हारी इस पहचान के साथ अगर तुम नागवंश में जाते तो काफी आसानी से वहां पर एक अच्छा स्थान हासिल कर सकते थे। फिर यहां पर क्यों आए? एल्डर हंसराज ने आकर्ष से पूछा। नागवंश में मैं किसी को भी नहीं जानता। ऊपर से यह जो नाग योद्धा बनने का मौका मुझे मिला है, इसका संबंध भी नागवंश से प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। ऐसे में वहां पर जाना या ना जाना एक समान ही था। यहां अग्नि गुरुकुल में मैं अपनी ताकत के बल पर आगे बढ़ सकता हूं। बस इसी कारण से यहां पर आ गया, आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर एल्डर हंसराज कुछ देर के लिए चुप हो गए और ध्यान से आकर्ष के जवाब के बारे में सोचने लगे। आकर्ष का जवाब उन्हें काफी हद तक सही लग रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों चलते हुए जमीन की काफी गहराई में आ गई। यहाँ पर पत्थरों की दीवारों से बने बड़े बड़े कैदखाने थे, जिन पर विभिन्न प्रकार के तंत्र जाल लगे हुए थे। एक शैल मंडल का योद्धा भी आसानी से उनके भीतर से बाहर नहीं निकल सकता था, और अगर बाहर निकलने की कोशिश करता तो निश्चित रूप से जख्मी होकर मारा जाता। सामने वाले उस कैदखाने में यज्ञा है। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है। चित्रांगद मेरा काफी पुराना दोस्त है। सिर्फ उसके कहने पर मैंने तुम्हें यहाँ पर आने की अनुमति दी है। अंदर जो इंसान है वह बहुत ज्यादा चालाक है, तो उसकी बातों में आकर ऐसी कोई मूर्खता मत करना कि उसे भागने का मौका मिल जाए। एल्डर हंसराज ने आकर्ष को सतर्क करते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने कैदखाने का द्वार खोला और आकर्ष को भीतर जाने दिया। आकर्ष के भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। यह देखकर आकर्ष को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह बिल्कुल सामान्य और स्वाभाविक घटना थी। उसकी नजर अब कमरे की स्थिति पर गई। कमरे में एक पत्थर का बिस्तर लगा हुआ था, जिस पर इस समय एक महिला बैठकर साधना कर रही थी। एक बार के लिए तो उसे देखकर आकर्ष की आंखों में करुणा का भाव आ गया। उसे लगा वह उसकी दिया है, लेकिन अगले ही पल यह भाव गायब हो गया जब उसे याद आया कि यह महिला कौन है। कौन हो तुम? आकर्ष के वहां पर आते ही महिला ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में आकर्ष से सवाल किया। गुरुकुल में आने से पहले आकर्ष ने अपना चेहरा बदला था, जिस कारण से यज्ञा उसे पहचान नहीं पाई। जैसी उम्मीद थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो, आज भी वही लहजा। आकर्ष ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानते हो? आकर्ष के जवाब के बाद भी यज्ञा ने फिर से अपना सवाल दोहराया। जहां तक उसे याद था तो उसने अपने सामने खड़े इंसान को आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। तुम्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आखिरकार तुम्हारे कारण ही तो मुझे यहां पर आना पड़ा है, आकर्ष ने कर्कश आवाज में जवाब दिया।
इसके बाद उसने अपना वास्तविक रूप धारण किया। यज्ञ ने पहले तो उसकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जैसे ही उसने उसके चेहरे को देखा, एकदम से उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। इस चेहरे को वो कभी भी नहीं भूल सकती थी। उसके हिसाब से अगर उसके सामने खड़ा इंसान नहीं होता तो उसके और उसकी बहन के जीवन में इतनी सारी मुसीबतें भी नहीं आई होती। तुम यहाँ पर कैसे आए? यज्ञ ने गुस्से से भरे स्वर में पूछा। उसका मन तो कर रहा था कि आकर्ष को अभी खत्म कर दे, लेकिन इस समय वह गुस्सा होने के साथ साथ हैरान भी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक सामान्य इंसान जो निम्नतल में अपनी ताकत स्थापित नहीं कर पाया था, वह यहाँ उच्चतल के सबसे शक्तिशाली गुरुकुल के कैदखाने में कैसे पहुंचा। मैं यहाँ पर कैसे आया? मेरे पास अपने तरीके हैं। तुम्हें पता है इस समय मेरा कितना मन कर रहा है कि तुम्हें इसी समय खत्म कर दूं। अगर तुम नहीं होती तो आज मैं खुशी से अपनी पत्नी और बेटी के साथ समय बिता रहा होता। अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि तुम वह नहीं हो जिसने न्याय समूह के एल्डरों से मेरी पत्नी की शिकायत की। अगर यह तुमने किया होता तो तुम्हारा वह हाल करता कि जिंदा रहना एक सजा लगती। आकर्ष ने ठंडे स्वर में कहा। तुम और मुझे सजा देते? अपनी औकात यज्ञ ने हीन भावना से घूरते हुए आकर्ष से कुछ कहने की कोशिश की। वह आकर्ष को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसे अपने गले पर कुछ ठंड महसूस हुआ। एकदम से उसे एहसास हुआ कि कोई धारदार हथियार उसके गले पर है। स्थिति इतनी जल्दी बदली थी कि यज्ञ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आकर्ष जिसे वह हल्के में ले रही थी, उसने कब आगे बढ़कर प्रहार किया और कब उसके गले पर तलवार रख दी, यज्ञ को पता ही नहीं चला। अब क्या कहना है? दिखाओ मेरी औकात। वैसे एक बात तो तुमने बिल्कुल सच कही थी। हमारी दुनिया के बीच बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हारी दुनिया में आज भी तुम उसी स्थान पर हो जहां पर तुम कुछ साल पहले थी, लेकिन मेरी दुनिया समय के साथ सब बदलता रहता है। याद है कुछ साल पहले मैं कहां पर था और तुम कहां पर थी? यही मेरी और तुम्हारी दुनिया में फर्क है। आकर्ष ने एक दबी हुई मगर गुस्से व कर्कशता से भरी आवाज में कहा। यहाँ पर उसने अपनी अधिकांश सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल कर दिया था। इस समय पर अगर यज्ञ उस पर प्रहार करती तो काफी आसानी से उसे जख्मी कर सकती थी, लेकिन आकर्ष को पूरा विश्वास था कि यज्ञ ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि पहले ही प्रहार ने यज्ञ को बुरी तरह से डरा दिया था। वैसे यहाँ पर वह जख्मी तो हो सकता था, लेकिन उसे खत्म करना यज्ञ के हाथ में नहीं था। उल्टा अगर आकर्ष अपनी बची कुची सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करके और अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करके प्रहार करता तो यज्ञ को खत्म जरूर कर सकता था।